नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज भारतीय शिक्षा बोर्ड के इस नए एपिसोड में। आज की चर्चा का विषय है सोशल साइंस बुक्स, टेक्स्ट बुक्स। और बहुत से सवाल हैं हमारे मन में, आप सबके मन में, जिनका जवाब देने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर माधव गोविंद जी JNU यूनिवर्सिटी सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट से हैं। जी नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। थैंक यू सर। सर, सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है हम सबके, आप भी पढ़ाते हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं शायद कभी पूछा हो उन्होंने कि सर हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी है, क्या ज़रूरत है हिस्ट्री की। हम सब जानते हैं, हम सब देखते हैं, बुक्स में देखा है, पढ़ा है, फिर ये इतने तथ्य और ये सब हम क्यों पढ़ें। तो इसके लिए बच्चों को हम कैसे समझाएं? जी, ये नेचुरल है कि बच्चे के अंदर एक आता है कि जो घटनाएं घट गई हैं उसको हम दोबारा क्यों पढ़ें, उसको याद रखने से हमें क्या ज़रूरत है। लेकिन ये अप्रोच ठीक नहीं है। उसको इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि आजकल जो घटनाएं हमारे जीवन में घट रही हैं, वो घटनाएं क्या हमारे ही जीवन में घट रही हैं, क्या और लोगों के जीवन में घट रही हैं। क्योंकि हिस्ट्री और बायोग्राफी ये दोनों में बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। वो क्लोज रिलेशनशिप इसलिए है क्योंकि ये आपने सुना होगा, कहा जाता है कि व्यक्ति जो है अपने समय का प्रोडक्ट होता है। यानी जो व्यक्तित्व हमारा बनता है वो हमारे आसपास में जो घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आज जो प्रभाव पड़ रहा है वो क्या पहले कैसे था। आज अगर हमारा समाज इसमें कोई चैलेंजेज हैं, समस्याएं हैं, तो उसका हमारे जो पास्ट था उससे क्या संबंध था। तो हमें इतिहास इसलिए पढ़ना चाहिए आज के समस्याओं को समझने के लिए, वर्तमान का समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमें इतिहास पढ़ना ज़रूरी है। भविष्य की जो चैलेंजेज होंगे उनको तैयार करने के लिए, अपने को तैयार करने के लिए, उनसे निपटने के लिए हमें इतिहास पढ़ना ज़रूरी है। तो सर, हम ये भी कह सकते हैं कि इतिहास हमें घटनाओं के बारे में बताता है, चैलेंजेस के बारे में बताता है। तो क्या ये चैलेंजेस केवल हमारी अपनी निजी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, या ये चैलेंजेस और विषयों को भी हिस्ट्री के साथ मिक्सअप कर लेते हैं, और हिस्ट्री जो है एक ओवरऑल सबका पर्सपेक्टिव देती है। तो ऐसा है क्या सर? हाँ जी, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं कि ये सोशल साइंस जो हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री की बुक का हम जब पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री कोई एक इंडिपेंडेंट घटना नहीं होती है। इसमें केवल एक घटना अपने आप में नहीं घटती है। जैसे कोई अगर सत्ता परिवर्तन होता है, एक रूलर के बाद दूसरा रूलर शासक आता है, तो उस शासक के आने के बाद और सारी परिस्थितियाँ उसमें चेंज होती है। आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन होते हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन होते हैं, जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें परिवर्तन होते हैं, उसके जो आर्किटेक्चर में परिवर्तन होते हैं, नॉलेज का जो ज्ञान विज्ञान का जो विकास हो रहा है उसमें भी चेंज होता है। तो ये सारी परिस्थितियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए जब एक इतिहास को पढ़ता है तो इतिहास के साथ साथ जो आसपास की जो घटनाएं घट रही हैं समाज में, उन सभी क्षेत्रों में उसका परिवर्तन देखने को उसको मिलता है। और जो ये घटनाएं जो बाहर के देशों में घट रही हैं वो भी हमारे देश को कैसे प्रभावित करती हैं, इसलिए भी हमें इतिहास को पढ़ना ज़रूरी है। ये तो आपने बहुत अच्छा बताया बच्चों को कि केवल शासकों के बारे में नहीं है, रूलर्स के बारे में नहीं है, बल्कि सोसाइटी उस समय कैसी है, उस समय और सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं। बताइए, अगर एक राजा, आप जैसे आपने बोला, दूसरा आता है तो उस समय सोशल स्ट्रक्चर कैसे हिल जाता है, कल्चर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, इकोनॉमिकली क्या इफेक्ट पड़ता है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या हो जाती है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से भी कई बार हमारे उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो ये तो एक बच्चों के लिए बहुत अच्छा दृष्टिकोण है कि हम समझा सकते हैं कि इतिहास पढ़ना क्यों ज़रूरी है। और एक खाली इतिहास ही नहीं, इतिहास के साथ साथ हम और विषयों को भी पढ़ लेते हैं। ये तो थैंक यू सर। सर, जैसा कि आपने भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए आपने बहुत मेहनत की है, बहुत किताबों में आपका योगदान है एज एडिटर, तो आप बता सकते हैं हम सब के लिए कि भारतीय शिक्षा बोर्ड का विजन क्या है? देखिए, मुख्य क्या उनकी वो धारा है कि वो क्या चाहते हैं? देखिए, भारतीय शिक्षा बोर्ड की जो मुख्य दृष्टिकोण ये है कि बच्चे जो हैं अपने राष्ट्र के प्रति एक लगाव उनके अंदर हो,
एक नेशनलिस्टिक विजन उनके अंदर पैदा हो, वो किसी एक जाति, समुदाय या रीजन से ही ना जोड़ करके बल्कि समग्र राष्ट्र के प्रति, सभी व्यक्तियों के प्रति एक होलिस्टिक तरीके से वो देखें। एक वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है पूरे विश्व के लिए उनके देखने की उनकी भावना हो, ना कि वो जाति और धर्म और भाषा के संकीर्णता में वो फंस के रहे। इसीलिए जब वो इतिहास पढ़ते हैं तो वो केवल ये नहीं देखते हैं कि हमारे रीजन में, हमारे क्षेत्र में, हमारी भाषा में, हमारी जाति के कौन थे, बल्कि देखते हैं कि पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में क्या घटनाएं घट रही थी और वो कैसे घटनाएं अफेक्ट कर रही थी। अगर कोई घटना उत्तरी भारत में हो रहा था तो दक्षिणी भारत में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा था, या पूर्वी भारत में अगर कुछ घट रहा था तो उसका जो है उत्तर के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ रहा था। तो इस दृष्टिकोण से एक होलिस्टिक दृष्टिकोण को पैदा करना भारतीय शिक्षा बोर्ड का मुख्य उद्देश्य। ये तो सर आपने बहुत अच्छी बताई बात कि एक होलिस्टिक अप्रोच हमने अपनाई है, कि मतलब हमने केवल अपना इतिहास केवल नॉर्थ सेंट्रिक नहीं रखा या हमने साउथ सेंट्रिक नहीं रखा, हमने पूरा पैन इंडिया को कवर किया है। आप यही बता रहे हैं, तो ये तो एक बहुत ही अच्छी अप्रोच है सर। और आपने ऐसा क्या एक्टिविटीज़ या क्या किस तरह से आपने इस विजन को किताबों में डाला है? देखिए, ये आप अगर भारतीय शिक्षा बोर्ड को किताबों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें जो बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग, कि खुद वो कार्य करते हुए कैसे वो सीखते हैं, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे एक्सरसाइज दिए गए हैं जो बच्चे अपने जो स्थानीय लेवल के जो बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं या मॉन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में वो जानकारी प्राप्त करते हैं और उनको राष्ट्रीय स्तर पर उसको जोड़ते हैं कि वो घटनाएं कैसे उससे जुड़ी हुई हैं, क्या उसमें कोई डिफरेंसेज हैं कि नहीं डिफरेंसेज हैं, क्या सिमिलरिटी है वो उसको देखते हैं। तो बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, प्रोजेक्ट वर्क हैं, आंसर और क्वेश्चंस के माध्यम से हैं, और वो खुद उनको ऐसा भी सिस्टम बनाया गया है कि वो अपने बड़े और बुजुर्गों से के साथ मिलकर के बहुत सारी जानकारी प्राप्त करें, आसपास के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में जानकारी एकत्रित करें, जो रहन सहन पहनावा है उसमें कैसे बदलाव आ रहा है उसके बारे में वो जानकारी प्राप्त करें। तो ये जो विषय बनाए गए हैं, जो किताबें हमारी लिखी गई हैं, वो किताबें व्यक्ति को, बच्चों को उनके अपने आसपास के परिवेश से जोड़ती हैं और राष्ट्रीय स्तर का एक सोच विकसित करने में मदद करती हैं। सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है कि किस तरह से आपने जो है रीजनल वेरिएशन दिखाई है, मतलब वेरिएशन भी है, डाइवर्सिटी भी है और यूनिटी भी है अपनी किताबों के माध्यम से। तो ये जो भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो एक विजन है कि हम सब एक हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये आपने अपनी किताबों से दिखाया है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और सर, एक बात और मैं जानना चाहूँगी कि आपने अपनी सोशल साइंस का नाम भारत बोध क्यों रखा है किताब का? जी, भारत बोध, क्या सोच के आपने भारत बोध रखा? जी, देखिए, भारत बोध की जब बात हम करते हैं तो भारत जिस देश में हम रहते हैं उस देश के बारे में हमें ज्ञान होना ज़रूरी है। एक उसका जिस समाज में, जिस देश में हम रहते हैं वो क्या है, जब तक हम जानेंगे, जैसे ये कहा जाता है कि पहले भारत को जानो, और भारत को जानने के बाद जो यहाँ की संस्कृति है, जो यहाँ का सिस्टम है, उसके ऊपर यू फील प्राउड, उसके प्रति आपका तब लगाव होगा, और जब लगाव होगा तो भारत को बनाने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए आप काम करोगे। तो जब हम कहते हैं अपने बच्चों की कि भारत के विकास के लिए काम करो, भारत को बढ़ाने के लिए काम करो, तो वो तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक उसको जानेंगे नहीं। तो भारत का बोध का जो यही सिंपल शब्द है कि हम बच्चों के अंदर चाहते हैं कि जिस भारत में आप रहते हो, जिस भारत के लिए आप भविष्य हो, उस भारत को तो पहले जानो, वो समझो, उसको अप्रिशिएट करो, और तब उसके लिए अपने को तैयार करो उसको दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए। बहुत अच्छा आपने ये बात बोली है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे अपने क्षेत्र में जहाँ वो रहते हैं उसी के बारे में नहीं जानते हैं। उनसे अगर आप पूछें कि कौन सा मॉन्यूमेंट है आपके उसमें, मॉन्यूमेंट तो शायद वो बता पाएंगे, लेकिन उस मॉन्यूमेंट के पीछे की हिस्ट्री नहीं बता पाएंगे उनसे अगर हम डीपली पूछें। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छा आपका कदम है कि आपने रीजनल जो है उसको, हिस्ट्री को बहुत इम्पोर्टेंस दी है। ये तो बहुत ही अच्छी एक बात है। एक बात और मैं जानना चाहूँगी सर कि आपने जैसे अभी बोला कि भारत बोध हमने रखा है कि भारत को जाने, तो क्या
आपकी किताबें भारत तक सीमित हैं या आपने कुछ सोचा है और कि बच्चे को ग्लोबल सिटीजन बनाना है, तो उसके लिए क्या प्रयास किया है? जी देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी था कि कि बच्चा जब कोई घटना के बारे में भारत में पढ़ता है कि वैदिक काल में यहाँ पर ऐसा हो रहा था, मेडबल काल में के समय जो है उसके बाद 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी में क्या घट रहा था, तो उसको एक अंदर क्यूरियोसिटी आती है कि उस समय पूरी दुनिया में क्या हो रहा था, उसमें चाइना में क्या हो रहा था, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा था, यूरोप में क्या हो रहा था, अफ्रीका में क्या हो रहा था। तो हम लोगों ने इस तरह से ये किताबें को तैयार किया है कि उनकी भी साइमल्टेनियस हिस्ट्री उसको पढ़ाई जा रही है कि उस समय जब भारत में वैदिक का पीरियड था या मौर्यन एम्पायर था, तो उस समय यूरोप में क्या स्थिति थी, किस प्रकार के इसका थे, किस प्रकार के ज्ञान विज्ञान वहाँ पे विकसित हो रहा था। तो साइमल्टेनियसली उसको पूरी दुनिया से कनेक्ट करने के लिए उसको कोशिश की गई है ताकि वो जान सके कि और देश के अन्य भागों में, दुनिया के अन्य भागों में क्या हो रहा था, क्योंकि आज का ग्लोबलाइज वर्ल्ड है और वो हम एक ग्लोबल सिटीजन के रूप में वो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में काम करे। आज बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी में आगे चल करके वो काम करेगा, तो एक ग्लोबल कल्चर के बारे में भी उसको मालूम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने कैसे टेक्स्ट के अंदर एक्टिविटीज़ के थ्रू दिया है या एक टेक्स्ट में ही उसको इन्वॉल्व किया है, कैसे आपने इसको दिया है? देखिए, इसमें हमने एक्टिविटीज़ के माध्यम से दिया है, जैसे कोई घटना हमने भारत के बारे में दिया है और फिर उसको लिंक करने वाला कि उस समय यूरोप में क्या था, कोई ऐसा केस स्टडीज़ दिया कि उस केस स्टडीज़ के बारे में कि वहाँ पर किस प्रकार का सिस्टम डेवलप था, वहाँ पे गवर्नेंस का क्या सिस्टम था, या राजा का चुनाव वहाँ पे कैसे होता था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वहाँ पे था। उससे ले करके उसको पता चलता है कि जब भारत में ये सिस्टम था तो यूरोप में क्या सिस्टम था, ये उसको जानकारी मिलती। तो एक तो हम उसको एक्टिविटीज़ के माध्यम से और दूसरा टेक्स्ट में भी हमने इस प्रकार का इनकॉर्पोरेट किया है कि जब हमारे यहाँ एक प्रकार की विचारधारा थी तो वो यूरोप में विचारधारा कैसे थी, अफ्रीका में जो था वहाँ पे किस प्रकार के विचार थे, किस प्रकार के मकानों में किस प्रकार की संस्कृतियाँ वहाँ पे विकसित हो रही थी, तो वहाँ उसको पढ़ने का अवसर मिलता है। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चा भारत के बारे में तो जानेगा ही क्योंकि हम भारतीय हैं जी, और बच्चा बाहर के बारे में भी जाने, दूसरे देशों के बारे में भी जाने, जिससे कि वो एक ग्लोबल सिटीजन बन सके। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। और अब जैसे कि 9th और 10th के लिए किताबें बननी शुरू हो गई हैं, पुस्तकें, तो 9th और 10th का क्या है? 6 to 8 तक तो आपने बताया कि क्या आपने सोचा है, क्या विचारधारा रही है। 9th और 10th के लिए प्लानिंग हो गई है सर? जी, 9th एंड 10th के लिए भी प्लानिंग हो गई है और जो सिलेबस है वो नई शिक्षा नीति के अनुरूप सिलेबस उसका बनाया गया है और उसके जो यूनिट्स हैं वो यूनिट भी बहुत ही इंटीग्रेटेड रूप से उसको डेवलप किए गए हैं। देखिए क्या होता है, 6 से 8 तक बच्चे को एक बेसिक जानकारी दी गई है। 9 और 10 में थोड़ा सा एडवांस लेवल का कोर्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जिससे बच्चा जो दूसरे शिक्षा बोर्ड से आता है, जो पढ़ के आता है, उसके समकक्ष उसके जानकारी हो, तो वो एडवांस लेवल का कोर्स कर रहे हैं। लेकिन हमारा अप्रोच वही है कि ये केवल किसी क्षेत्र, किसी जाति, किसी धर्म से ना सीमित होकर के वो हॉलिस्टिक जो दृष्टिकोण हमने अपनाई है वही एक समग्र दृष्टिकोण यहाँ पर भी है, जिससे वो एक ऐसा जागरूक नागरिक बने, भारत का प्रहरी बने, जो अपनी किसी संकीर्ण भावना में ना रहे, किसी जाति, किसी धर्म, किसी जेंडर के प्रति उसके अंदर कोई पूर्वाग्रह ना विकसित हो, वो सभी के प्रति एक रिस्पेक्ट उसके अंदर हो, सभी संस्कृतियों के पर, सभी समुदाय के प्रति उसके अंदर एक रिस्पेक्ट की भावना हो और उनसे एक दूसरे से सीखने की, जानकारी करने की उसके अंदर भावना हो, सभी के अंदर एक बंधुत्व की भावना उसके अंदर विकसित हो। ऐसा अप्रोच हम लोगों ने किया है। तो 9th 10th भी आप कह रहे हैं कि आप पैरेलल जैसे 6 to 8 आपने किया है, उसी के प्रोग्रेशन में आप चल रहे हैं। जी, ये जी, तो बहुत ही अच्छा काम है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारी भारतीय शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें जो होंगी वो दूसरे बोर्ड से डिफरेंट होंगी? निश्चित रूप से प्रयास है। वैसे तो सभी शिक्षा बोर्ड प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छी किताबें लाएं। भारतीय शिक्षा बोर्ड का भी अपना एक यूनिक होगा और हमारा प्रयास ये होगा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड का से जो व्यक्ति, जो बच्चा पढ़ के निकले, वो अपने को एक गौरवान्वित महसूस करे और किसी भी क्षेत्र में अपने को
पीछे ना समझे और उसको एक समग्र नॉलेज अपने विषय के बारे में उसको मिले। हाँ जी। तो ये इसका मतलब तो यही है कि 9th और 10th भी जल्दी आ जाएगा सर। हम आशा करते हैं कि इस साल के अंत तक, जो अभी 2-3 महीने टाइम है, इस साल के अंत तक 9वीं और 10वीं क्लास की जो हमारी किताबें हैं वो आ जाएंगी। और हम ये भी मानते हैं कि हमारी पुस्तकें पढ़ के बच्चे समग्र, एक जैसे आपने बोला, एक होलिस्टिक अप्रोच उनको मिलेगी। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की किताबें जो हैं वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जैसा आपने बोला, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को जोर देती हैं। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग से क्या फ़ायदा होता है कि बच्चा खुद सीखता है। मतलब इसमें एक रोट लर्निंग नहीं होती, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रट्टा लगाने वाली बात नहीं होगी। बच्चा खुद समझेगा, सोचेगा और वो करेगा। तो जैसे और आपने बताया कि आपने ओपन एंडेड एक्सरसाइजेज रखी हैं, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रयास रहेगा जिसमें बच्चा डिस्कस करेगा। एटलीस्ट बच्चे को बोलने का एक मौका मिलेगा और वो ओपन एंडेड होगा। हम बच्चे को ये नहीं बोलेंगे कि नहीं तुम जो बोल रहे हो वो गलत है या तुम जो बोल रहे हो सही है। और बच्चों से हम उनके विचार भी जानेंगे कि एक समस्या का क्या सुझाव बच्चे दे सकते हैं। जी। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और थैंक यू सर। और आशा करते हैं कि हमारी जो ये किताबें हैं ये एक सक्सेसफुल मिशन रहेगा हमारा और हम इसको आगे बढ़ाएंगे और नेशनल लेवल पे तो है ही हमारा। तो आप जाते जाते आप मुझे केवल 2 या 3 कुछ यूनिक फीचर्स बता दीजिए अपनी हमारी इन किताबों के लिए। देखिए, इन किताबों का एक सबसे यूनिक फीचर ये है कि बच्चा घटनाओं को केवल उसको लर्न नहीं करना है। सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ जो बच्चे को लगता है कि विभिन्न जो है तिथियों को याद रखना, डेट को याद रखने की जो एक प्रॉब्लम होती है कि हिस्ट्री को कितना याद रखे, कितने रूलर शासकों को याद रखे, तो वो समस्या इसमें नहीं होगी क्योंकि उसमें एक घटना घटती है तो उसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा, कल्चर में क्या चेंज आया, आर्किटेक्चर में क्या आया, ज्ञान विज्ञान, तो वो क्या होगा उन घटनाओं के माध्यम से जब उसको याद रखेगा तो घटनाओं केवल डेट की ज़रूरत उसको नहीं पड़ेगी बल्कि उन घटनाओं से फिर वो लिंक कर लेगा और उसके बाद क्या और परिवर्तन आया और नई घटनाएं क्या घटी वो उसको जोड़ लेगा। तो एक तो ये होगा तो एक हो गया आपने कहा कि रोट लर्निंग नहीं है, बच्चा खुद समझेगा, सोचेगा और जब लर्न करेगा या समझेगा उसको अपने अंदर लेगा। तो ये एक यूनिक फीचर। दूसरी घटना ये है कि उसको हर रीजन में के लिए उसको अपनी आसपास की स्थानीय जो घटनाएं घट रही हैं, जो सांस्कृतिक प्रैक्टिसेस हैं, कल्चर की प्रैक्टिसेस हैं या कोई आर्किटेक्चर का है या कोई यूनिक फीचर है, उससे उसको लर्न करने, उसको जोड़ने के लिए जो किताब में जो ज्ञान प्राप्त किया है वो समाज में देखने का उसको एक अवसर मिलेगा, उसको जानने का, वो एक्सपेरिमेंट करने का। आपने इतिहास पढ़ा है तो जाकर के आसपास के मॉन्यूमेंट का इतिहास आप ढूंढिए, तो इतिहास को कैसे अप्लाई किया जाता है नए ज्ञान की खोज में, वो उसको जान पाएगा। तो ये दूसरा हमारा यूनिक फीचर हो गया कि हम अप्लाई कर रहे हैं, नॉलेज अप्लाई कर रहे हैं, जो हमारे पास है उसको हम आगे कैसे समझें। और ये भी अच्छी बात आपने बोली कि बच्चा जो है, अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 चिल्ड्रन हैं, तो वो 30 जो बच्चे हैं वो एक एक बच्चा अपने रीजन का भी बता सकता है या जहाँ वो स्थानीय रह रहा है वहाँ का भी रह सकता है। तो इससे एक दूसरे के बारे में भी जानने को मिलेगा ना। तो ये भी एक बहुत अच्छा है। तो दूसरा फीचर ये हुआ। तीसरा फीचर जो इम्पॉर्टेंट फीचर हमारी किताबों का है कि हर लेवल पर हम लोगों ने ये देखा कि जो भी घटनाओं को आप अध्ययन करते हो या जो घटनाएं इसमें लिखी हैं, जैसे इतिहास को लिखा गया है, इसका माध्यम क्या था, इसका ऑथेंटिसिटी क्या है, तो उस ऑथेंटिसिटी को जानने का भी एक मेथडोलॉजी भी वो सीखेगा। वो मेथडोलॉजी उसकी क्या है कि अगर वो बाहर जा रहा है किसी घटना का, किसी वस्तु का, किसी मॉन्यूमेंट का, किसी सांस्कृतिक इवेंट का अगर इतिहास जानना है, उसका सिग्निफिकेंस जानना है, तो कैसे जान सकता है। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि ऑथेंटिसिटी भी है आपके उसमें, और बच्चा ऑथेंटिक सोर्सेस से इंफॉर्मेशन ले सकता है ना, और उसकी मेथोडोलॉजी क्या है वो भी बच्चा सीखेगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला। जी, थैंक यू सो मच। नमस्ते।